क्योंकि इसमें जो है वो जो आपका जो लो बॉइलिंग पॉइंट वाला जो लिक्विड है वो जब यहाँ जाएगा और जब नीचे आएगा तो वो एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो वो एनर्जी कौन कैच कर लेगा? जो आपके जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, और वो हमेशा वेपर फेज में रहेंगे, वो कूल नहीं होंगे। वो ऐसा नहीं कि वो नहीं टकराएंगे, वो टकराएंगे, बट वो एनर्जी किसकी लेंगे? मैक्सिमम जो आपके फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में कौन होगा? आपका लो बॉइलिंग पॉइंट वाले जो होंगे वो होंगे, और वो एनर्जी किसको प्रोवाइड करेंगे? हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड को। इसलिए हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला जो लिक्विड है वो ऑलवेज रिमेन इन वेपर फेज, एंड दे go out from the your delivery tube, and they will be condensed and get into and converted into the liquid. तो ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे आपके पास जो है वो लो बॉइलिंग पॉइंट वाला एसीटोन जो है वो आपका कहाँ रहेगा? आपके फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में रहेगा, और जो रिसीवर में आपका कौन रहेगा? मिथाइल अल्कोहल रहेगा। ये डिफरेंस है दोनों में। तो ये इस तरह से, ठीक है। अगला आपके पास है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, और वैक्यूम डिस्टिलेशन भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या होगा बेटा? नॉर्मल डिस्टिलेशन होगी, फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन नहीं होगी, बट यहाँ पे प्रेशर को रिड्यूस करना है क्यों? ताकि कुछ हमारे पास जो लिक्विड्स होते हैं वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे जो है वो क्या कर जाते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं। लाइक योर ग्लिसरॉल, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल, साबुन की इंडस्ट्री में ग्लिसरॉल जो है बहुत कॉमनली हमें मिलता है, इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है। तो इसको जो है वो हमने ग्लिसरॉल को सेपरेट आउट करना है फ्रॉम स्पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्री, मतलब उसके इम्प्योरिटी से। स्पेंट लाई जो है आपके पास, उसमें सोप एंड ग्लिसरॉल इकट्ठे होते हैं, तो उसको स्पेंट लाई बोला। तो उसमें से सेपरेट आउट करने के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है। और इस मेथड में क्या है कि ग्लिसरॉल जो है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 563 केल्विन है, बट इस टेम्परेचर पे अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना है? इसको डिकम्पोज, इस चीज़ को रोकने के लिए हम इसका जो प्रेशर है वो कम कर देंगे। किसका? जो हमारा प्रेशर है, अंदर प्रेशर हम उसमें देंगे और प्रेशर रिड्यूस कर देंगे। 12 mm हम उसका प्रेशर जो है वो कम कर देंगे। अब इसका मतलब है जब हम 12 mm प्रेशर रिड्यूस करेंगे तो आपका ग्लिसरॉल जो है इट स्टार्ट बॉइलिंग एट 553 केल्विन। कितने केल्विन पे? 553। और इस टेम्परेचर पे आपका ग्लिसरॉल डिकम्पोज नहीं होता है, और इस टेम्परेचर पे ग्लिसरॉल को हम जो है उसमें कंसीव कर लेंगे। और ओनली थिंग डिफरेंट इन दिस this procedure, the only is that you have to provide the vacuum and manometer, जिससे आपने प्रेशर को कंट्रोल करना है। तो कहाँ होगा आपका प्रेशर कंट्रोल? आपके उसमें डायग्राम दी हुई है आपने। ये आपके पास जो है लेबी कंडेंसर है ना, जब आप रिसीव करेंगे यहाँ पे ये ट्यूब है, जैसे बिल्कुल डिस्टिलेशन की तरह ही आएगी। ठीक है। तो यहाँ पे आपने प्रेशर जो है वो लगाना है, मतलब उसको जो है वो यहाँ से हम प्रेशर, यहाँ से हमने इसको जो है उसका प्रेशर यहाँ पे हमने वैक्यूम लगा देना है, वैक्यूम पंप, और इसको जो है अटैच कर देना है विद मैनोमीटर। ये मैनोमीटर लगा दिया हमने इधर, तो मैनोमीटर से हमने इसको जो है अटैच कर देना है, और मैनोमीटर की डायग्राम हमने पढ़ी है। और ये क्या करेगा? इसके प्रेशर को कम कर देगा। तो मतलब यहाँ से इसको वैक्यूम लगाएंगे तो प्रेशर आपको ऑटोमेटिकली जो है वो कम होएगा सारे लिक्विड में, सारे उसमें प्रोसेस में। ठीक है। बाकी इधर वाला जो डायग्राम है वो बिल्कुल डिट्टो जैसी आपके पास डिस्टिलेशन की है वही बनेगी, तो उसको वही बनानी है आपने, है ना। तो इस तरह से क्या होगा कि आपने जब ये वैक्यूम रिड्यूस प्रेशर कर दिया तो आपका जो है वो जो ग्लिसरॉल है वो स्टार्ट कर देगा बॉयल एट 453 केल्विन पे, जिस पे डिकम्पोज नहीं करेगा। तो हम ग्लिसरॉल को सेपरेट आउट कर देंगे फ्रॉम स्पेंट लाई इन इंडस्ट्रीज ऑफ सोप। तो आगे आपके पास है 7th स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन क्या है बेटा? कि ये हमें उसमें सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ लिक्विड जो है विच एप्रिशिएबली वोलेटाइल इन स्टीम, जो स्टीम में वोलेटाइल होते हैं फ्रॉम द नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर, उसको हम सेपरेट आउट करते हैं। और वो स्टीम में वोलेटाइल होते हैं बट दे आर नॉट मिसिबल इन वाटर, ये होना चाहिए। और नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ होनी चाहिए उसमें। और जो हाई प्रेशर, जो प्रोजेस सफिशेंटली हाई प्रेशर
एट द बॉइलिंग पॉइंट, मतलब वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पे उन पे जो है वो सफिशेंटली हाई जो है प्रेशर होना चाहिए। तो उसमें हम स्टीम डिस्टिलेशन से करते हैं इसको, ठीक है। तो जब हमने स्टीम जो है वो देनी है इम्प्योर लिक्विड में, ठीक है, तो स्टीम जो है उसकी हीट वो किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। और वो हीट देगी जब, तो उससे क्या होगा, आपका जो लिक्विड है वो क्या करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स में, ठीक है ना। तो जैसे सपोज़ आपके पास ऑर्गेनिक लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो P1 है, और वाटर के साथ क्योंकि वाटर का भी कुछ प्रेशर होगा तो वो है P2। तो जब इन दोनों का आपको पता है डाल्टन लॉज में टोटल प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर होएगा, तब ये जो है वो लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा आपका लिक्विड, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको जो है वो सेपरेट आउट कर सकते हैं किस में, आपके लिक्विड्स को जो जो स्टीम डिस्टिलेशन जिनकी हम कर सकते हैं। और इसमें एग्जांपल है आपके आइसोमर्स, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, फिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल। नाइट्रोफिनोल को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं विद हायर बॉइलिंग पॉइंट रिमेन्स इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क, वो तो हमें पता ही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है बेटा डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शंस क्या है इनकी, बेटा आपको एक बार आप लोगों ने इसको ना सिर्फ एक बार रीड करना है, आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा, क्योंकि इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे आएगा, व्हाट इज डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, व्हाट इज स्टीम डिस्टिलेशन, एट व्हाट प्रिंसिपल इट प्रिंसिपल एटलीस्ट सबने याद कर लेने कि किस प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो दे आर बेस्ड ऑन, ओके। तो ये आ गया। तो ये जो मेथड है आपका डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शंस, 8th मेथड आ गया ये। इसको हम ये जो मेथड है, इट इज़ यूज्ड फॉर सेपरेट द ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन एक्वा सॉल्यूशन by shaking with it the organic solvent in which the component is more soluble than water। मतलब हम क्या करेंगे, ये आपकी सेपरेटिंग फनल है, ये आपके पास इसके लिए जो अपरेटस यूज़ होता है उसको सेपरेटिंग फनल बोलते हैं। ये आपकी सेपरेटिंग फनल है बेटा, इस तरह से। तो इसको हम क्या करेंगे, ये तो ये क्या बोल रहा है कि आपके पास जो है वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एक्वा सॉल्यूशन में हमने डाला हुआ है ना, जब उसमें सुटेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालेंगे तो वो मोर सॉल्युबल होगा वाटर से। तो जैसे सपोज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है आपका यहाँ डाला है, ये एक्वस लेयर है ये आपकी, है ना। तो ये है, इसमें आपके पास जो इम्प्योर है, इम्प्योर और ये सॉल्ट डाला है आपने, ऑर्गेनिक सॉल्ट डाला है इसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन एक्वस लेयर, ओके, इसमें डाला है। तो और उसमें हमने जो है वो एक सॉल्वेंट, और आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो दे आर लाइटर देन दैट ऑफ वाटर से लाइटर होते हैं। तो हमने जब इन दोनों इस यहाँ डाल दी, हमने सॉल्वेंट लेयर डाल दी, क्या डाल दी हमने, सॉल्वेंट लेयर डाल दी। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने बंद कर दी, है ना, इसको यहाँ से स्टॉप कॉक आपकी बंद हो गई। इसको हम शेक करेंगे, क्या करेंगे, इसको शेक करेंगे खूब सारा, और इसके बाद इसको जो है हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए, इसको जो है वो रख देंगे, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिक लिक्विड है वो एंड वाटर फॉर्म है सेपरेट लेयर, आपको पता है दोनों, पर जब इनको हम शेक करके करेंगे तो उसके बाद दोबारा से वो सेपरेट लेयर जो है बना देंगे, ठीक है। तो एक्वस लेयर अगेन ट्रांसफर टू सेपरेट फनल एंड प्रोसेस इज, मतलब देखो क्या करना है आपने, जैसे आपके पास मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड जो है वो सॉल्युबल इन वाटर होता है, बट बेंजोइक एसिड को हमने एक्सट्रैक्ट करना है वाटर से, ठीक है। तो वाटर में डाला तो इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, बट जब हम इसको जो है इसमें जो बेंजोइक एसिड में सॉल्युबल इन वाटर बट मोर सॉल्युबल इन बेंजीन। तो हमने क्या किया, सपोज़ यहाँ पे बेंजीन लेयर ले ली, यहाँ पे वाटर ले लिया। जब बेंजोइक एसिड को हम इसमें डाला हुआ है, हमने इसको सेपरेट करना है, और इम्प्योरिटी आपकी जो है इसमें वाटर से हमने इसको सेपरेट करना है। कोई और इम्प्योरिटी है जो वाटर जो ऑर्गेनिक इस बेंजोइक एसिड में कम सॉल्युबल है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दिस। तो क्या होगा इसमें, हमने क्या किया
कि जो बेंजोइक एसिड को पानी में डाला हुआ है, इससे हम क्या करेंगे, जो इसमें ये सॉल्वेंट डाल दिया आपने बेंजीन, दोनों को शेक करेंगे, रखेंगे थोड़ी देर के लिए, आपका बेंजोइक एसिड जो है चला जाएगा बेंजीन में, क्योंकि इट इज़ मोर सॉल्युबल इन बेंजीन देन दैट ऑफ वाटर। उसके बाद हमने ये चला गया, उसके बाद हमने स्टॉप कॉक को खोलना है, पानी उसमें से दोबारा से उसको जो है अगेन जो है वो उसको जो है इनको सेपरेट करके मतलब ये रख लेना है, ठीक है। उसके बाद हम अगेन उसमें डालेंगे बेंजोइक एसिड, बेंजीन डालेंगे और फिर उसको शेक करेंगे, और इस तरह से हम पानी में से सारी बेंजोइक एसिड को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, और वो आपके सारा का सारा जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में चला जाएगा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है वोलेटाइल होते हैं, वो उड़ जाएंगे और आपके पास बेंजोइक एसिड जो है वो रह जाएगा। इस तरह से हम और एनिलीन एंड वाटर को, एनिलीन और वाटर को भी एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं इस मेथड से, ठीक है। कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन से हम जो है वो इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं आराम से आपके किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो वाटर से ज़्यादा सॉल्युबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में है, ठीक है। लास्ट आपके पास बेटा क्रोमेटोग्राफी आई। क्रोमेटोग्राफी जो है वो ग्रीक वर्ड से ली है क्रोमा से, और ये प्रिंसिपल के किस प्रिंसिपल के ऊपर डिफरेंस जो है वो करती है, डिफरेंस इन रेट एट विच कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर मूव थ्रू द पोरस मीडियम। क्या मतलब है इसको मैं पहले समझाऊंगी, फिर इसकी डेफिनेशन समझाऊंगी, ठीक है। तो आपके पास क्या होता है, एक कॉलम, अब आप लोगों ने प्रैक्टिकल तो किया है, प्रैक्टिकल में आपने ब्यूरेट देखी है, तो ये ब्यूरेट नहीं होती है, पर ब्यूरेट की तरह ही लॉन्ग कॉलम बोलते हैं इसको, लॉन्ग ग्लास ट्यूब होती है, जिसको हम बना सकते हैं बाय पुटिंग इन इट आपका जो है वो, या तो एलुमिना डाल सकते हैं, एलुमिना में घोल के, या फिर आपका सिलिका पड़ जाता है, सिलिका, और इन या फुलर्स अर्थ पैक होता है, सिलिका ले लिया, फुलर अर्थ पैक ले लिया, उसको पानी में घोल के और इसको उस ट्यूब में जो है हम भर देंगे, इस ट्यूब में हम उसको भर देंगे और उसको थोड़ा ड्राई होने के लिए, बहुत ड्राई नहीं होगा तब तो इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, तो इस तरह से इसको बोलते हैं कॉलम बोलते हैं इसको। और कॉलम जो है आपका स्टेशनरी फेज है। कैसा है? स्टेशनरी फेज मतलब ये जो है वो रहेगा, ये मूव नहीं करेगा। मतलब समझ लो आपने जिस तरह से सीमेंट डाल दिया उस तरह से स्लरी इसमें पड़ जाएगी, ठीक है, एलुमिना की, सिलिका की और फुलर अर्थ की, ये बन जाएगी। फुलर अर्थ्स को जो है पैक कर देंगे और इसमें जो है वो हमारे पास यहाँ पे आपके पास टॉप कॉक है, इसके बाद हमने यहाँ पे मतलब जाना नहीं चाहिए। और उसके बाद आपके पास जो बॉटम में, यहाँ पे बॉटम में हम यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा ग्लास वूल भर देंगे, इसमें क्या भर देंगे, ग्लास, पोरस रहे ताकि, ठीक है। तो ये कर दिया। जब ये सूख के बेटा इसमें जो है वो एक स्टेशनरी फेज बन जाएगी आपकी। अब आपने यहाँ पे जो है जिसको हमने सेपरेट आउट करना है, लाइक योर इंक, 2 इंक्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, या आप जो है वो 2 ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो एनिलिन को भी हम सेपरेट आउट कर सकते हैं इसको, या प्लांट्स की पिगमेंट किसी को भी सेपरेट आउट कर सकते हैं। क्या करना है, उस मिक्सचर्स को प्रॉपर एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट में डालना है, सॉल्वेंट में आपने जो है वो डिज़ोल्व करना है, एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट में जिसमें वो जो है वो डिज़ोल्व होए, और उसको यहाँ से ऊपर से जो है रन करना है, यहाँ से डालना है, मतलब यहाँ डाल देंगे हम, यहाँ भर देंगे, वो धीरे धीरे इसमें से रन करेगा। तो इस वाली को जो है हम बोलेंगे आपकी जो मूविंग फेज, क्या बोलेंगे इसको, मूविंग फेज। अब मूविंग फेज में वो थी स्टेशनरी फेज, ये है मूविंग फेज। अब मूविंग फेज में क्या है, जैसे सपोज आपके पास 2 डाइज हैं, एक रेड है, दूसरी पिंक है, या ग्रीन है, या ब्लू है, इन दोनों की। अब दोनों की जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस सॉल्वेंट जो इसमें डला हुआ है, इनको कहाँ जाना है, इसको क्रॉस करना है जो स्टेशनरी फेज है। तो कौन ज़्यादा जो है इसमें क्या करेगी, एड्जॉर्ब करेगी स्ट्रांगली। एड्जॉर्ब होता है चिपक जाना, कौन ज़्यादा स्ट्रांगली एड्जॉर्ब करेगी, वो उन दोनों के डिफरेंस में जो है वो इन दोनों का जो है वो इनकी जो दोनों का जो है वो एड्जॉर्प्शंस होगी। तो अब देखो ज़रा, डिफरेंस इन रेट एट द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर मूव थ्रू, किस रेट से जो है वो मूव कर रही हैं थ्रू द पोरस मीडियम दैट इज योर स्टेशनरी फेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम सॉल्वेंट, ठीक है। जो मूविंग फेज का सॉल्वेंट है उसमें, उसकी इन्फ्लुएंस में कौन जो है वो ज़्यादा मिक्सचर जो है मूव थ्रू कर रहा है पोरस मीडियम से,
उसके डिफरेंस से जो है वो ये होता है। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो है वो जितना ज़्यादा एड्जॉर्प्शन किसी की ज़्यादा होगी वो आपका बेटा पहले चिपक जाएगा, पहले एड्जॉर्ब हो जाएगा, और जिसकी कम होगी वो बाद में एड्जॉर्ब होगा। जैसे आपकी जो है यहाँ पे जो बैंड्स हैं, यहाँ पे ये ए बैंड जो है वो इसकी एड्जॉर्प्शन पावर ज़्यादा है, इसकी कम है, तो बाद में चिपका। ठीक है, अगर 3 होगा तो उसकी उससे भी कम है, तो सी। तो इस तरह से आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपके पास जो टेंडेंसी ऑफ एड्जॉर्ब्ड ऑन सॉलिड सरफेस एरिया जो है वो जिसकी ज़्यादा होगी वो टॉप लेयर पे आएगी, जिसकी उससे कम होगी उससे बीच में आएगी, और जिसकी सबसे कम होगी उसके सबसे बॉटम में आएगी। अब इसको जो है ये एड्जॉर्प्शंस हो गए, मिक्सचर सेपरेट हो गया, जैसे रेड ब्लू कलर कोई भी हो गया, ये सेपरेट हो गया 3 मिक्सचर। इसको अब हमने क्या करना है, रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, रिकवर करना है इसको। रिकवर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें अगेन हम एक सूटेबल एड्जॉर्बेंट सॉल्वेंट डालते हैं, और जो आपके पास एड्जॉर्ब्ड कंपोनेंट है उसको रिकवर कर लेता है फ्रॉम एड्जॉर्बेंट, और उनको फिर हम जो है वो सेपरेट आउट कर लेंगे। तो इस प्रोसेस को रिकवरी ऑफ एड्जॉर्ब्ड होता है, जो हमारी ये चिपके हुए हैं ए बी सी जिसमें एड्जॉर्ब हुए कंपोनेंट फ्रॉम द एड्जॉर्बेंट विद द हेल्प ऑफ स्टेबल सॉल्वेंट इज नोन एज अ इल्यूजन। इसको इल्यूजन बोलते हैं बेटा, इल्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास जो है कॉमनली एम्प्लॉयड इलुएंट कौन से होते हैं, आप पेट्रोलियम ले सकते हो, पेट्रोलियम ईथर ले सकते हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले सकते हो, बेंजीन ले सकते हो, अल्कोहल ले सकते हो, कोई भी। तो ये आपको जो है वो इस तरह से करने हैं। उसके बाद हमारे पास थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में भी क्या होता है कि आपके पास जो एड्जॉर्बेंट है, जो स्टेशनरी फेज़ है, उसमें आपने कॉलम नहीं बनाना है। क्या करना है, आपने एक ग्लास की थिन मतलब ग्लास की एक स्लाइड लेनी है, एक आपने छोटी सी क्या लेनी है, स्ट्रिप लेनी है। ठीक है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी TLC भी जिसको बोलते हैं। इसमें हमने क्या करना होता है, एक आपको ऐसे एक शीशे की वो लेनी है, एक ऐसा पीस लेना है थिन, है ना, और उसमें जो है 0.2 mm थिक जो है वो एड्जॉर्बेंट मटेरियल जो हमने एलुमिना यूज़ किया था, सिलिका जेल यूज़ किया था, उसकी हमने यहाँ पे जो है वो कर देनी है, पेस्टिंग कर देनी है। बहुत मोटी नहीं करनी है, 0.2 mm थिक करनी है। ठीक है, इसलिए इसको थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं और प्लेट बोलते हैं, और इसको क्रोमा प्लेट भी बोलते हैं। ठीक है, अब आपने जो है जो सोल्यूशन जिसको वी हैव टू बी द सोल्यूशन विच वी हैव टू सेपरेट, उसको हमने एक स्मॉल स्पॉट जो है यहाँ पे एक ऐसे, जैसे अब इसको मैं ये जो इसको आपको ये किया इसको मैं मिटा देती हूँ। यहाँ पे आपने +2 में आपको कराऊंगी, यहाँ पे जो है वो उसका एक स्पॉट लगा दिया, और इसको जो है बेटा उस स्टेबल सॉल्वेंट में जो है हमने रख दिया। क्या रखा है, इसको स्टेबल सॉल्वेंट में रख दिया, और उसको जो है वो फिर ऊपर से कवर कर दिया। इस तरह से इसको जो है वो कवर कर दिया ताकि एयर का कोई इन्फ्लुएंस ना हो, इसको लीड कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे आपने जो है सॉल्वेंट डाल दिया। सॉल्वेंट की जो हाइट है वो इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, जो आपने ये डाला, जो स्पॉट लगाया है मिक्सचर का। ओके, तो ये सॉल्वेंट है बेटा। सॉल्वेंट, अब ये जब सॉल्वेंट जो है, क्योंकि ये पोरस है, आपने जो थिन लेयर लगाई है सिलिका जेल की, उसमें से क्या करेगा, वो ऊपर को जाएगा, क्या करेगा, वो ऊपर को मूव करेगा। अब यहाँ से क्योंकि डिस्टेंस जो है वो नीचे से जा रहा है, तो जिसकी एब्जॉर्बिंग पावर कम होगी, ज़्यादा होगी, वो पहले लग जाएगा, और जिसकी ज़्यादा होगी वो बाद में लगेगा। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से एक डिस्टेंस मापेंगे कि कितना डिस्टेंस है, और यहाँ से इसका डिस्टेंस मापेंगे कि यहाँ पे डॉट से कितनी लेंथ पे ये गया, तो ये यहाँ से इसका डिस्टेंस मापेंगे। सपोज़ ये और ये A है और ये L है, सपोज़ ये B है सपोज़, और आपके और उसके बाद आपके पास क्या होगा कि सॉल्वेंट भी एक सम एक्सटेंट तक जो है वो आपका सॉल्वेंट में मूव करेगा, तो सॉल्वेंट की लेंथ भी आपको सपोज़ L ले ली। तो आपने इसमें जो है वो RF फैक्टर जो है निकालना, जिसको रिटेंशन पावर फैक्टर बोलते हैं, रिटेंशन फैक्टर जो है वो निकालना है। तो रिटेंशन फैक्टर जो है क्या होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाय सब्सटेंस फ्रॉम द बेस लाइन, substance A from the baseline, ये हो गया। और ये क्या होगा, डिस्टेंस मूव्ड बाय सॉल्वेंट फ्रॉम द बेस लाइन, बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा बेस लाइन। ठीक है,
ये आपके पास RF किसके लिए है, ये A के लिए। अब RF B के लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और मूव्ड बाय B substance from द बेस लाइन, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मूव्ड बाय सॉल्वेंट फ्रॉम द बेस लाइन, इस तरह से। ठीक है, अब इसमें जो है रिलेटिव इनकी जो है डिस्टेंस है। अब जिसकी जो है इसको कैसे हम करेंगे, जो कंपोनेंट जो है जिसका RF, अब देखो इसका डिस्टेंस कम होगा, इस डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कम आएगी। अगर ये A का है, इसका ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो जिसकी वैल्यू कम आएगी उसका रिटेंशन फैक्टर जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अदर वन। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं और एस्टिमेट कर सकते हैं कि किस तरह से जो है वो कलर जो आपके टू सॉल्यूशंस हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो उनकी एड्जॉर्प्शन पावर कितनी है और उनको हम सेपरेटली कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास बेटा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी है। इसका मैं ये बता देती हूँ आपको, डिफरेंसेस इन द टेंडेंसी ऑफ सब्सटेंसेस टू डिस्ट्रीब्यूट और पार्टीशन बिटवीन टू फेजेस। इसकी सिर्फ ये कर लेनी है आपने याद। और यहाँ पे आपके पास जो है बेटा इनकी जो डिफरेंट टेक्निक्स टू सेपरेट आउट द मिक्सचर्स। ओके, ये हमारे पास यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो मुझे लगता है ये एक वीडियो लेक्चर जो है इसमें और लगेगा और वो ये भी ख़त्म हो जाएगा। होपफुली आपको ये समझ आया होगा बेटा। आपको क्योंकि इसमें थ्योरेटिकली ज़्यादा है तो हो सकता है आपको कितना क्लियर हुआ कितना नहीं हुआ, तो आपने इसको एक बार बेटा पढ़ना है ना, एक बार इसको रीड करना है, जहाँ समझ नहीं आया वहाँ पूछना है।